वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव, और ये क्लास चलेगा अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ आप लोगों को सही तरीके से सुनना है। अगर बीच में मेरे भाई अगर मेरा पेन उठ गया है, अगर मेरा दर्द उठ जाए तो याद रखिएगा क्लास वहीं पे रोक देंगे। काफ़ी तकलीफ के साथ मैं ये क्लास आप लोगों को ले रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं अगर आप लोगों का एग्जाम नहीं होता तो मैं गारंटी के साथ कहता मेरे भाई कम से कम 10 से 15 दिन आप लोग क्लास स्टॉप होती। लेकिन मैं देख रहा हूँ क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। याद रखिए आप में से वो भी होंगे जो डिपेंडेंट होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं कष्ट कर लूँ, ठीक है। और ध्यान से समझना है मेरे भाई। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम 26 फरवरी को एंड हो जाएगी। लेकिन ज़िंदगी के उस मोड़ पे मत जाना कभी भी जिससे आपके माँ बाप का दुख पहुँचे। एक ड्रीम गर्ल की वजह से एक ड्रीम माँ बाप के ड्रीम को मत ठुकराना कभी। याद रखिएगा मेरे भाई, आप अगर आज मम्मी पापा के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक करेंगे, अच्छा बर्ताव रखेंगे, आपके आने वाले जनरेशन भी आपको सही तरीके से बर्ताव करेंगे। अगर आप आज अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं, यकीन मानिए दुनिया का दस्तूर है, जो जैसा करता है उसको ऐसा ही मिलती है। मेरा एक बात याद रखिएगा, बाकी आपको जो मन में करना है, माँ बाप को कभी भी तकलीफ नहीं देना है। माँ बाप के सपने को कभी भी ठुकराना नहीं है। माँ बाप ने जो आरजू लेकर आप लोगों के लिए स्टडी करा रहा है उस आरजू को एक दिन नहीं बल्कि एक दिन में जरूर पूरा करेंगे। चलिए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चलिए क्लास को हम लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इससे पहले मैंने जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है, ठीक है। समझिएगा जो जितना पहले इससे पहले मैं जितना सब्जेक्टिव को क्लास प्रोवाइड किया हूँ, आंखें बंद करके सिर्फ सुनना है। मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को साधारण लैंग्वेज में मेरे भाई आप लोगों को मैं बताने की कोशिश किया था, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। पहला आते से दलित पैंथर्स को एक जन आंदोलन के रूप में समझाइए। आप सभी को पता है कि 1974 का हमारे देश आज़ाद हुई थी, तब से लेकर आज तक दलितों पर, जैसे भीमराव अंबेडकर उस समय थे, दलितों पर काफ़ी अत्याचार हो रही है। इस अत्याचार को बारे में वर्णन करना है। समझिए मेरे भाई, दलित समाज को इतिहास में अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ा। दलित जो समाज है वो लोग को अच्छे कष्टों से, अच्छे नहीं बुरे कष्टों से, याद रखिए मेरे भाई। वो कह रहा है कि दलित जो व्यक्ति थे उस समय दलित समाज के अंतर में जो भी आते थे अनेक प्रकार से उनको कष्ट झेलना पड़ा था। अगर दलित की बात करूं, SC ST आती खास करके, ठीक है, ST और SC गुजरना पड़ा। इसके साथ सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक अन्याय होता है, अभी भी हो रही है। अभी भी SC ST के साथ अन्याय बिल्कुल हो रही है, ध्यान से समझिएगा। दलित समाज को इतिहास में अनेक प्रकार से कष्ट करके गुजरना पड़ा। इसके साथ सामाजिक, आर्थिक, मानसिक व शारीरिक अन्याय होता है। अपने ऊपर होने वाले अलग अलग प्रकार के अन्याय व शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए वह दलित हितों के हक के लिए एक युवा संगठन बनाया। अब मान लीजिए मैं आपके ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर में जरूर एक दिन जगेगी कि मुझे ऐसा क्यों किया जा रहा है, हम लोग आंदोलन करेंगे। तो फाइनली दलितों ने एक युवा संगठन बनाया और इस युवा संगठन में दलितों के लिए एक आंदोलन शुरू कर दिया। मतलब दलितों के ऊपर जो शोषण किए जा रहे थे, जो अत्याचार किए जा रहे थे, उसके प्रति मेरे भाई क्या हुआ कि एक दिन आंदोलन करना शुरू कर दिए युवा संगठन ने, जिसका नाम दलित पैंथर्स पड़ा है। यह संगठन महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं के द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा दलित आंदोलन कहां से शुरू हुई थी, महाराष्ट्र से। कब हुआ था, 1972 में द्वारा बनाया गया। इस संगठन की मांग की थी कि छुआछूत प्रथा को संविधान में समाप्त कर दिया गया। 1972 में छुआछूत जब उस समय हो रही थी, उस समय बताया गया कि दलितों से आप लोग छुआछूत क्यों करते, क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो जानवर है। याद रखिएगा वो भी क्या है, एक तरह का इंसान है, हम ही लोग की तरह क्या है, इंसान है। तो जिस तरह से हमारा जितना दर्जा है उनका भी दर्जा उतना है, सिर्फ कास्ट हम लोग का क्या है, अलग है। याद रखिएगा ये कहा गया है ह्यूमन बींग में, ठीक है। आगे कहता है कि लेकिन आज भी दलित के साथ ऐसा होता है जिनमें वह विरोध करते थे। दलितों की बस्तियां, बिल्कुल याद रखिए, दलितों की बस्तियां मुख्य गांव से दूर होती है। जो छोटे छोटे लोअर कास्ट के जो होते हैं ना, उसके गांव जो होती है ना, औरों गांव से दूर पे होते हैं, ताकि हमारे गांव छूत ना हो जाए। आज हम लोग ग्रामीण इलाके में खास करके ये सब देखते हैं, मुख्यतः दूर होती है। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जो दलित व्यवहार होती है, जो दलित महिलाएं होती है, उन लोगों के साथ बदसलूकी किए जाते हैं, ठीक है। छोटी सी गलती पर बड़ी सजा भी मिलती है, और दलित अगर छोटी सी गलती कर ले तो उन्हें बड़ी सजा भी मिलती है। क्या होती है मेरे भाई,
उन्हें बड़ी सजा भी दी जाती है। ठीक है, कानून व्यवस्था नाकामी साबित हो रही थी। इन ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो भी क्या, एक तरह का इंसान है, यही चाहिए। उन लोगों का मांग यही था कि हमें पर जो अत्याचार हो रहे थे वो अत्याचार जैसे हमारे ऊपर ना हो। इसी को हम लोग बोलते हैं सिर्फ दलित आंदोलन के रूप में हम लोग जानते हैं। सिर्फ मेन पॉइंट याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र से शुरू हुई थी 1972 में। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं कि दलित के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ताड़ी विरोध आंदोलन। ताड़ी विरोध के बारे में 3-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना है। ताड़ी एक प्रकार का नशीले पेय पदार्थ है, आप सभी को पता है। ताड़ी पीकर आके मर्द लोग क्या करते हैं, महिलाएं लोग को मारते हैं, यस या नो। ताड़ी एक प्रकार का नशीले पेय पदार्थ है जिसका प्रयोग आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के ग्रामों के लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में हो रहा था। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे, जिसका नाम है चित्तूर, क्या है, चित्तूर जिला है। उसमें ग्रामीण जो व्यक्ति होते थे ना, उस काफ़ी ज़्यादा शराब पीकर आते थे और महिलाओं को, अपने वाइफ को, अपने माता पिता को, अपने डॉटर को, अपने बेटी को भी मारते थे। समझिएगा, लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में हो रहा था, जिससे परिवारों का आर्थिक संकट बढ़ रहा था। और जिससे क्या हो रही थी, परिवारों में दिन प्रतिदिन आर्थिक संकट बढ़ रही है। अपने भी आपके घर में अगर कोई होगा ना जो ताड़ी पीने वाले होंगे या शराब पीने वाले होंगे, देखिएगा आपके घर में लाखों रुपए कमाते होंगे पर आपके घर में बरकत नहीं होगी, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, है ना। वही कह रहा है मेरे भाई, जिससे सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित हो रही थी। बिल्कुल, जिधर से आते थे महिलाएं को ही मारते थे। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने ताड़ी के बिक्री के खिलाफ, अब जहाँ पे ताड़ी बिक रहा था आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में, वहाँ पे जाकर महिलाएं और कहे ताड़ी के जो गोदाम होती है ना, गोदाम, उसी गोदाम को बंद कर दिया। ताड़ी के बिक्री के खिलाफ एक संगठन बनाया जिसके ताड़ी विरोध आंदोलन कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ताड़ी विरोध आंदोलन। समझिएगा, महिलाओं के इस आंदोलन को दबाने के लिए ताड़ी के विक्रेताओं ने हर प्रकार के प्रयास किए, परंतु वे महिलाओं के साहस को कम न कर सका। ताड़ी विरोध, जो महिलाएं अपने घर से निकलकर, झाड़ू हो या कुछ भी हो, जब ताड़ी विरोध कर रहे थे, उस समय जो पुरुष लोग होते थे ना, वो पुरुष लोग काफ़ी ज़्यादा ताड़ी विरोध को दबाने की कोशिश कर रहे थे, पर महिलाएं कभी भी पीछे नहीं हटा था उस आंदोलन में। महिला के साहस को नाकाम कर सका। अंत में ताड़ी के विक्रेताओं को हार माननी पड़ी और जो ताड़ी बेच रहे थे उन्हें हाथ जोड़कर, सॉरी मेरे भाई, उनको हाथ जोड़कर क्या प्रार्थना करना पड़ा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वह सही है, ताड़ी बिक्री अब नहीं होगी। इस आंदोलन ने शराब के नशे के प्रयोग का भी विरोध किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ताड़ी विरोध के बारे में समझ में आ गया। बस याद रखना है, मैन प्रयोग कि आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, चित्तूर जिले में। महिलाओं ने, लोग जो है ना, जो पुरुष लोग होते थे वो ताड़ी पीकर आते थे घर और महिलाओं पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे। पहला दलित पैंथर्स, दूसरा ताड़ी विरोध आंदोलन। ताड़ी विरोध आंदोलन से अभी 2 क्वेश्चन और पढ़ना है। ताड़ी विरोध आंदोलन किन किन मुद्दों को उठाया? महिलाओं ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा। अब मर्द लोग का काम क्या होता है पता है? मर्द लोग, याद रखिए, जो पी कर आते हैं ना, वो कहते हैं कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तेरे माँ ने दिया ही क्या है, तेरे भाई ने क्या ही दिया है। अरे मेरे भाई, पता है तुम्हें वो दौलत दिया है जो जिंदगी में आप चाह कर भी पैसों से नहीं खरीद सकते। तुम्हें वो बेटी दिया है, सोचिए, जिसका आपको कद्र करने नहीं आता है। जिस दिन आपकी बेटी होगी ना, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे दूसरे के साथ। इसलिए हमेशा लड़कियों की इज्जत क्या कीजिए, हमेशा लड़कियों का हमेशा इज्जत क्या कीजिए। जिस तरह से आप अपने बहन को देखते हैं जिस निगाहों से, उसी तरह से एक दूसरे बहन को भी, दूसरे लड़कियों को भी देखा कीजिए। मैं थोड़ा सा मैं दूसरे भाषा में मैं दूसरे और लेके चलता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे भाई। बुरा लगे तो मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन रियलिटी है। आज हम मान लेते हैं, मैं अपना मत बता रहा हूँ, मैं सड़क पे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, किसी लड़की के साथ मैं छेड़खानी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे घर में भी मेरे बहन होगी, अब मैं छेड़खानी कर रहा हूँ या मैं किसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, मुझे अट्रैक्शन हो गया है। अब क्या हुआ है कि मुझे, अगर हमारे बहन के साथ मेरे भाई अगर कोई और प्यार करता है, मेरे बात को गौर कीजिएगा, मेरे बहन के साथ अगर कोई और प्यार करता है या कोई और उस पर गलत निगाहें डालती है या उस पर दुर्व्यवहार करती है, तो बताइए हमें बुरा लगेगा या नहीं? अगर मेरी बहन को अगर कोई और छेड़ रहे हैं, कोई और प्यार कर रहे हैं, तो हमें बुरा लग रहा है। लेकिन हम किसी लड़की को गलत निगाह से देख रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उस समय हमें एहसास नहीं हो रही दिल पे कि मैं उस लड़की के परिवार को कितना दुख पहुंचा रहा हूं। यह हमें एहसास नहीं होती है। यकीन मानिए इस बात को, जिस हद से आप गुजर रहे हैं, जिस हद से आप गुजर रहे हैं, आपका फैमिली भी उसी हद से गुजरेगी। ये बात रियलिटी है,
100 नहीं 200%। आज किसी लड़की के साथ आप गलत व्यवहार कर रहा है, याद रखिएगा कल आपकी लड़की होगी या भाई बहन होगा या बहन होगी या कोई भी आपका रिलेशनशिप में कोई लड़की होगी, उसके साथ गलत बिहेवियर होगी। ठान लीजिए अगर आप गलत कर रहे हैं, यकीन मानिए भगवान की देन है, जो जैसा करेगा उसके साथ ऐसा ही होगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अपने माँ बाप को, और किसी भी लड़की के लिए अपने माँ बाप के सपने को ना कुचलें, ठीक है। चलिए, महिलाओं ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोला। नारी और पुरुषों में भेदभाव भी, नारी और सॉरी वेट 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग, 1 मिनट मेरे भाई। क्या हुआ? नारी और पुरुषों में भेदभाव हुई, महिलाओं की शारीरिक व मानसिक यातनाएं हुई, दहेज प्रथा पर बोलने लगी महिलाएं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए संपत्ति कानून में महिलाओं के पक्ष में परिवर्तन हुआ, महिला शिक्षा और रोजगार का विकास हुआ। विकास मतलब विषय में भी बात किए कि महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए। यह ताड़ी विरोध का मुद्दा। एक क्वेश्चन और आते हैं, ताड़ी विरोध आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? ताड़ी विरोध तो हो गई, परिणाम क्या हुआ? इन राज्यों में शराबबंदी लागू की गई, घरेलू हिंसा और महिला अत्याचारों के विरुद्ध कठोर नियम बनाए गए, महिलाओं की मांग पर संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया, महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता हुई। अब महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति एक जागरूकता पैदा हो गई थी। क्या हो गई थी मेरे भाई? एक जागरूकता पैदा हो गई थी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन नंबर में। उम्मीद करते हैं कि दलित पैंथर्स के बारे में, ताड़ी विरोध आंदोलन के बारे में अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सर नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ताड़ी विरोध आंदोलन, दलित पैंथर्स और एक चिपको आंदोलन, 4 में से एक क्वेश्चन आएगी। सब नहीं आएगा लेकिन एक क्वेश्चन आएगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में चलाया गया, जिसका प्रभाव देश के अनेक क्षेत्रों में हुआ। इसका उद्देश्य सरदार सरोवर परियोजना, याद रखिए कौन सा परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना के तहत होने वाले बांध के निर्माण का विरोध करना था। यानी जहां पे बांध बनाए गए थे, जहां पे बांध बनाए गए तो छोटा मोटा तो बांध नहीं होगा, बड़ा सा बांध होगा। याद रखिएगा, डैम को बांध कर रख देना ही बांध कहलाता है, ठीक है। सॉरी, नदी को बांध कर रख देना ही डैम कहलाता है। तो सरदार सरोवर परियोजना जब बन रही थी, वहां पे काफी ज्यादा ग्रामीण बस्तियों को वहां से उठकर दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि बड़ा सा बनना है। तो महिलाएं हो या पुरुष हो, सब कह रहे थे कि यहाँ पे बांध जरूर बना रहे हैं, यहाँ से बिजली पैदा होगी, मछली पालन होगा, तो इस पानी के उपयोग हम लोग भरपूर मात्रा में करेंगे, हम लोगों को बिजली पानी फ्री में देना होगा, शिक्षा की व्यवस्था हम लोगों को करना होगा, हॉस्पिटल की भी व्यवस्था हम लोगों को करना होगा। कौन कह रहे थे? गुजरात के लोग। कहाँ? जहाँ पे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था, सरदार सरोवर परियोजना के आसपास के इलाकों में, ठीक है। तो आज होने वाले बांध के निर्माण का विरोध करना था। अनेक पर्यावरण से जुड़े लोग को समाज सेवी जैसे प्रमुख रूप से मेधा पाटकर, आरनाटी घाटी राय इस आंदोलन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। इनकी यह मांग भी है इस प्रकार की परियोजनाओं की कीमत का सही विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस कीमत स्थानीय लोगों द्वारा सही जानने वाली कीमत को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आपको नर्मदा बचाओ के बारे में समझ में आ गया। चिपको आंदोलन के बारे में बात नहीं करने वाला हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं सर मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया? देखिए मेरे भाई, मैं एक क्वेश्चन फिर से कह रहा हूं, रिलेशन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चीन, इंडिया अमेरिका, इंडिया रूस, इंडिया चाइना। याद रखिएगा, एक रिलेशनशिप आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगी। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का आएगी एक रिलेशनशिप। इंडिया के साथ किसी का भी हो सकता है, तो याद रखिएगा, कर लेना आप लोगों को। मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? इसकी सिफारिश पर। मंडल आयोग का गठन अन्य पिछड़े वर्गों के हितों के लिए किया गया था। इसकी निम्नलिखित सिफारिश थी। पॉइंट नंबर 1, पिछड़ी जातियों को सरकार संस्थाओं में 27% का आरक्षण प्रदान किया जाए। जो पिछड़ा जाति है उसको सरकारी हो या किसी भी जगह पे 27% का आरक्षण प्रदान किया जाए। पॉइंट नंबर 2, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भूमि सुधार किया जाए। पॉइंट नंबर 3, अनुसूचित जातियों के तहत पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा जाति में शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। ताड़ी विरोध के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट देखी, इसके बारे में चर्चा नहीं करना है। अब आते हैं सर अनुच्छेद 370। जब भारत का राज्य नहीं था जम्मू कश्मीर, मेरे भाई उस समय ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते थे। जब भारत का राज्य नहीं था जम्मू कश्मीर, उस समय हर साल ये, सॉरी स्टूडेंट वेट कीजिए 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा दर्द उठ गई है। दोस्त बस अपने 2 चीज़ पे ख्याल रखिएगा, अपने फ्यूचर में और अपने सेहत में।
दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाई वो सेहत। अगर आपके पास करोड़ों लाखों रुपया अगर आपके पास होगी और आपकी सेहत अगर सही नहीं होगी ना, तो फिर आप सही से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने सेहत पर याद रखिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। संविधान में कश्मीर धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता दी गई। उसका अपना संविधान है। उस समय जब भारत का राज्य नहीं बना था जम्मू कश्मीर, उसका अपना संविधान होता था। जैसे भारत में जितने भी राज्य है उसमें मुख्यमंत्री होता था और उसका बागडोर वही संभालते हैं। लेकिन मैं बात करूँ अगर जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में पहले राज्यपाल देश को संभालते थे। भारतीय संविधान की सारी नियम राज्य में लागू नहीं होती है। भारत में जितना भी चीज़ लागू किया गया था, जैसे आपका मैं बात करूँ 352, 356, 360, ये सब जो हम लोग ना आपातकाल की स्थिति, राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे नहीं लागू होती थी। याद रखिए कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अगर कोई कानून संसद से पारित होता है तो राज्य में उसका सहमति के बाद ही लागू हो सकती है। ठीक है, कोई भी संसद पार्लियामेंट से कोई भी कानून अगर पास हो गई है तो सभी राज्य मानेंगे। लेकिन उस समय जब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य नहीं था, केंद्र शासित प्रदेश था, उस समय केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते वो कहते थे जब तक मैं नहीं कहूँगा कि मुझे एग्री है, पार्लियामेंट ने जो नियम बनाया है मुझे सही है, लग रहा है, तो अभी मैं अप्लाई करूँगा अपने केंद्र शासित प्रदेश में, अन्यथा नहीं करूँगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगी। ठीक है ना। पूर्वोत्तर के 7 राज्य के नाम बताएं। मतलब पूर्वोत्तर मतलब ये देखिए मेरे भाई, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ध्यान देखिएगा, ये क्या है मेरे भाई, ये भारत का नहीं बन रहा है आज। भारत का क्या है मेरे भाई, भारत का राज्य है। तो इस तरह से भारत की जो राज्य होगी ना, तो ये इधर अगर आप अपने तरफ से देखेंगे तो आपका राइट हैंड तरफ ये जो 7 राज्य होती है ना, वो आपसे पूछेंगे। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। राजधानी भी याद रखिएगा, ईटानगर, दिसपुर, शिलोंग, इम्फाल, अगरतला, आइजोल, कोहिमा। ठीक है, चलिए सर आते, ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का नहीं, 2 मार्क्स का आएगा। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है। आते सर अगला, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल द्वारा 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल द्वारा किए जाने वाले औपचारिक या अनौपचारिक एग्रीमेंट, समझौते हैं जिसके द्वारा वे सरकार चलाते हैं। इसी समझौते को गठबंधन सरकार कहते हैं। मैं थोड़ा देर बात करूं, गठबंधन सरकार चल रही थी कुछ दिन पहले, कहाँ पे चल रही थी? बिहार में। तेजस्वी, पता नहीं तेजस्वी यादव होगा, हाँ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ। लेकिन गठबंधन भी कभी कभी पलटू राम हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है मैं फिर से बता दूं। सांप्रदायिकता का मतलब होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि दूसरे धर्म के प्रति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, दूसरे धर्म के प्रति घृणा पैदा करना, इसी को हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म। ठीक है, सांप्रदायिकता का अर्थ है अपने धर्म या संप्रदाय को राष्ट्र के हित से ऊपर समझना या अन्य धर्म व संप्रदायों के प्रति घृणा या शत्रुता के भाव रखना, जो भयानक दंगों के प्रति करता है। ठीक है, तो यह सर हम लोग का क्या सांप्रदायिकता के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आते सर दलित आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे, मैंने अभी जस्ट बताया दलित आंदोलन के बारे में, इसमें ज़्यादा विचार हम लोग नहीं करेंगे। मंडल आयोग इसका विषय 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। आप सभी को पता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी में रहे गृह मंत्री श्री चरण सिंह ने पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान करने के लिए आरक्षण की सीमा तक तय करने के लिए पीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार यानी जनता पार्टी ने 1978 में एक आयोग का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारना था। ठीक है, आते सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1989 में कांग्रेस के प्रभाव में कमी, याद रखिएगा प्रमुख, ये क्वेश्चन देखिए कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी। हाँ, यह बात 100% फिक्स है, कांग्रेस से क्वेश्चन आएगी। पहला क्वेश्चन कि कांग्रेस ने किस तरह से 1947 से लेकर 1967 यानी 1967 तक किस तरह से भारत में अपना शासन जताई, एक बार भी हारा नहीं। लेकिन एक समय आया कि कांग्रेस पार्टी भी टूट गई थी। याद रखिएगा 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट गई, टूटने के बाद फिर से जुड़ा। ठीक है, उसके बाद जनता दल का यानी जनता पार्टी का गठन सरकार बनी। तो जनता पार्टी का जनता पार्टी है मेरे भाई 1977 में जो जनता पार्टी का गठन हुआ था उसके बारे में भी क्वेश्चन आएगी। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन आपको नहीं ध्यान देना है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने कार्यकाल संभाले 1947 से 1967, 1969 में कांग्रेस पार्टी के टूटने की क्या कारण थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये क्वेश्चन मेरे भाई
क्या है मेरे भाई, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में आप लोग थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है। और वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बॉम्बे प्लान क्या है मेरे भाई, बॉम्बे प्लान क्या है, 1954 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। 1944 की मैं बात करूं, जब हमारे दादा दादी का जन्म हुआ था, उस समय की बात है ये। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसका उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक मतलब फैक्ट्रियों की औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाएं। यह है बॉम्बे प्लान के बारे में, ठीक है। चलिए सर, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और कल तैयार रहिएगा मेरे भाई, कल हो या आज, अगर मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, अगर तबीयत सही हो जाएगी मैं आज ही प्रोवाइड करूंगा, अगर नहीं हो पाई कल सुबह को आप लोगों का 300 प्लस क्वेश्चन होगी मेरे भाई, याद रखिएगा 300 प्लस क्वेश्चन होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, ठीक है। और हमारी टीम ने जो एप्लीकेशन के बंदे हैं अपने से, हमारी टीम ने जो आप लोगों का 180 क्वेश्चन तैयार किए हैं बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो आप लोगों को आज पीडीएफ आप लोगों को डाल दिया जाएगा। एक बार अच्छी तरह से आप लोग जाके देख लीजिएगा, पीडीएफ आंसर भी होगी वहाँ पे, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनेक प्रिवी पर्स किसे कहते हैं समझिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने के अनेक सहायक मुकदमों में से प्रिवी पर्स को समाप्त करना एक सहायक कदम था, जिसका उद्देश्य समाजवादी विचारधारा पर समाज का निर्माण करना था। प्रिवी पर्स व्यवस्था राजा महाराजाओं को कुछ निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया था। साथ साथ सरकार की ओर से उन्हें कुछ विशेष भत्ते दिए गए जाते थे। इस प्रकार से प्रिवी पर्स उन राजाओं महाराजाओं को दी गई विशेष आर्थिक सुविधा थी, जिन्होंने सुरक्षा कारणों से अपने राज्यों को भारतीय संघ में विलय करना स्वीकार कर लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रिवी पर्स के खिलाफ थे, परंतु कई नेताओं की ओर से समाप्त करने का विरोध होता रहा था। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 1971 में समाप्त कर दिया। प्रिवी पर्स को समाप्त करने वाले कौन थे, याद रखिएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अब आते हैं सर, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। 2020 का क्वेश्चन होगा, एक बार देख लीजिए इसको। ऑब्जेक्टिव में बात नहीं कर रहा हूँ इसका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इजी है, ऑब्जेक्टिव कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव की ओर आते हैं सर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। शीत युद्ध क्या है मैं बता दूं कि युद्ध जैसे माहौल हो लेकिन युद्ध ना हो, उसे शीत युद्ध कहते हैं। जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसे लगने लगा कि युद्ध होने वाला है, वास्तव में युद्ध नहीं होती है, याद रखिएगा, पर तनावपूर्ण होता है, इसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। ज्यादा समय नहीं देना है। सोवियत प्रणाली क्या थी, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुए 1970 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवादी के आदर्शों और समानपूर्ण, यह क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सोवियत प्रणाली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान नहीं देना आपको। चलिए, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 या 1 में, देखिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में भी बता चुका हूँ। 1944 के 1900 मैंने बॉम्बे प्लान, जो मैंने अभी जस्ट बताया था, बॉम्बे प्लान के बारे में भी बताया। आते सर अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसको ध्यान देना है। युद्ध के अलावे मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं दो खतरा का नाम लिखना है। पहला महामारी, दूसरा भूखमरी। चलिए सर आते हैं सर क्वेश्चन में नेक्स्ट। शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। शिमला, देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स का आएगी ना वो ऐसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान से देख लेना। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1972 में किया था, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ताड़ी विरोध आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ताड़ी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी 1990 के दशक में, ठीक है, के दशक में प्रारंभ हुई थी। कहाँ से, याद रखिए, कहाँ से प्रारंभ हुई थी मेरे भाई ताड़ी विरोध आंदोलन, बताए आंध्र प्रदेश से। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगी, आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। आगे से दलित पैंथर्स क्या है, इसके बारे में मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया हूं कि दलित पैंथर्स क्या होती है। दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक संघर्षशील संगठन था जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था। यह 1972 में बना था। आगे सर अगला बॉम्बे प्लान फिर से आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन निःशस्त्रीकरण क्या है, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका और जाति संघर्ष आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि इसको हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो एक बार मेरे भाई, एक बार ना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, एक बार प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार खड़ा होने का क्षमता नहीं रहा मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है, सॉरी, मैं सॉरी चाहता हूँ। और पूरे साल भर मैं क्या दिया हूँ आप लोगों को, क्या नहीं दे पाया हूँ। अगर पूरे साल भर में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन में गलती हो गई, कुछ भी हो गया,
तो हमारी टीम की तरफ से और मेरे तरफ से मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ भी ऐसी गलती हो गई है या कोई भी बात में ऐसा बोल दिया हूँ जिससे आपको दिल को ठेस पहुँचे या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है तो मैं सॉरी चाहता हूँ। मेरे भाई ज़िंदगी में बड़े हो या छोटे गलती किसी से भी हो सकती है, ये बात को आप एग्री कीजिए, सहमत कीजिए इस बात में कि किसी से भी गलती हो सकती है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मैं रोबोट नहीं हूँ। हो सके कि मैं कुछ बात इससे बोल दिया समझाते हुए या मोटिवेट करते हुए आपको जिससे ठोस पहुँची आपके दिल में, आपको थोड़ा सा तकलीफ हुआ है तो मैं फिर से सॉरी चाहता हूँ। बस अच्छी तरह से आप लोग एग्जाम दीजिए। सब स्टूडेंट्स को, ऑल ओवर झारखंड के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और अगर आप पूरे साल भर हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बीच में भी कहीं भी किसी भी समय अगर जुड़े हैं तो हमारे पढ़ाने के स्टाइल, हमारे मेहनत, हमारे लगन वगैरह सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आने वाला अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग आने वाले जनरेशन को सही डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारे झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। मेरे भाई, झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर पैसा के कारण वो क्लास 10 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को उनको इन्वाइट कीजिए मिसाइल क्लासेस के छोटा सा फैमिली में और बताइए कि आकर आप एक कम से कम फी में, ना के बराबर फी में एक बार पे करें, अब पूरे साल भर रगड़ कर आप क्लास कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। एक बार आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आने वाले जनरेशन के लिए उन लोगों को इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये सब देख लीजिए मेरे भाई, खड़ा होने का हमें क्षमता नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यही क्लास रुकता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ फिर से, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से।